फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम समाधान। आज के फिजिक्स क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 7 जो कि आपका साउंड है उसको ही कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट जो इसका लेक्चर हुआ था चैप्टर नंबर 7 का, जिसमें हम लोगों ने जितने भी बेसिक बातें था साउंड से रिलेटेड वो हमने सीखा था, इको भी हमने पढ़ा था और उस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस किया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर डाल दूंगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपके क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे इस क्लास की। तो इस क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ वेरिएशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग नेचुरल वाइब्रेशंस, डैम्प्ड वाइब्रेशंस और आपका फोर्स्ड वाइब्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। इन तीनों वाइब्रेशंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यही है कि आपका जो है इसका डेफिनेशन, इसके एग्जांपल्स जो कि लॉजिकल हैं, एग्जांपल्स पे कमांड करना है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर कुछ में आपको ग्राफ है, ग्राफ को भी समझना है, ओके। और उसके बाद इसका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस का कंडीशन क्या है, आपके रेजोनेंस पर बेस्ड आपके 3 एक्सपेरिमेंट है, जिसमें एक ट्यूनिंग फॉर्क का एक्सपेरिमेंट है, एक आपका जो है पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट है और एक आपका एयर कॉलम पर बेस्ड एक्सपेरिमेंट है। उसके बारे में हमको अच्छे समझना है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आपको हर साल कोई एक ना एक पूछ ही देता है। और उसके बाद आपके रेजोनेंस के हमारे डेली लाइफ में क्या एग्जांपल्स हैं उसको भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग को सीखना है नेचुरल वाइब्रेशंस क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए कि नेचुरल वाइब्रेशंस का मतलब क्या होता है। देखिए, द पीरियोडिक वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी in the absence of any external force on it are called नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपका किसी बॉडी का वाइब्रेशन, पीरियोडिक वाइब्रेशन जो एक टाइम के बाद रिपीट हो रहा हो, राइट, इसलिए पीरियोडिक वर्ड आया। तो बॉडी का पीरियोडिक वाइब्रेशन जो किसी एक्सटर्नल फोर्स में नहीं हो, एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में हो, वैसे वाइब्रेशंस को बोलते हैं नेचुरल वाइब्रेशंस या फिर फ्री वाइब्रेशंस। यानी नेचुरल वाइब्रेशंस को फ्री वाइब्रेशन भी बोला जाता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर नेचुरल वाइब्रेशंस, व्हाट आर फ्री वाइब्रेशंस, तो आप डेफिनेशंस यही लिखोगे, ठीक ना। बॉडी का पीरियोडिक वाइब्रेशंस जो एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में होता है, यानी एक्सटर्नल फोर्स पे कोई नहीं लगता है, ठीक ना। ओके, उसे हम क्या बोलेंगे, नेचुरल वाइब्रेशंस या फिर हम लोग बोलेंगे फ्री वाइब्रेशंस। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। The time period or frequency of vibrations depends on the shape and size of the body। अब ये जो नेचुरल वाइब्रेशंस का टाइम पीरियड है और जो फ्रीक्वेंसी है ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा बॉडी का शेप क्या है, बॉडी का साइज क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नेचुरल वाइब्रेशंस किस पे डिपेंड करता है, बॉडी के शेप और बॉडी का साइज उस पर आपका डिपेंड करता है। नेचुरल वाइब्रेशन का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी बॉडी के शेप और बॉडी के साइज पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, अ बॉडी कैपेबल ऑफ वाइब्रेटिंग हैज अ कांस्टेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स वाइब्रेशन एंड इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि नेचुरल वाइब्रेशन में आप देख सकते हैं इसका फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहेगा और आपका एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा। यानी आपको याद रखना है कि नेचुरल वाइब्रेशंस में फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों कांस्टेंट रहता है। समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। The natural vibrations of a body actually occurs only in vacuum because the presence of medium around the body offers some resistance, due to which the amplitude of vibration does not remain constant but it continuously decreases। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। इसमें ये बोला कि बॉडी का जो नेचुरल वाइब्रेशंस है वो केबल और केबल वैक्यूम में होता है। वैक्यूम में क्यों होता है, क्योंकि देखिए हमारे बॉडी के चारों तरफ कोई ना कोई मीडियम मौजूद है और हमने पढ़ा है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे बॉडी के चारों तरफ तो हर समय कुछ ना कुछ मीडियम है ही, तो वो एक्सटर्नल फोर्स तो अप्लाई करेगा ना। तो यहाँ कोई लिख, क्योंकि द प्रेजेंस ऑफ मीडियम अराउंड द बॉडी ऑफर सम रेजिस्टेंस, है ना, क्योंकि हमारे बॉडी के चारों तरफ कुछ ना कुछ क्या है, आपका जो है मीडियम है और वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस को ऑफर करेगा, जिसकी वजह से जो एम्पलीट्यूड है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकता है और ये आपको बार बार चेंज होगा। लेकिन नेचुरल वाइब्रेशन में हमने बोला कि एम्पलीट्यूड और आपका फ्रीक्वेंसी दोनों कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये किस में पॉसिबल है, वैक्यूम में पॉसिबल है, ऐसे किसी मीडियम में पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हैं ना, फिर से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ।
ये जो नेचुरल वाइब्रेशंस है जो एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में होता है, इसका फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होना चाहिए, इसका एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये केवल और केवल वैक्यूम में पॉसिबल है। वैक्यूम में पॉसिबल क्यों है? क्योंकि देखिए हमारे बॉडी के चारों तरफ आपका क्या देखते हैं, मीडियम मौजूद है और मीडियम कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस उस पर लगाएगा, ठीक ना, जिसकी वजह से कभी भी एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट नहीं रह सकता है, ये कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको समझ के अच्छे से रखना, पूरा थियोरेटिकल है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। इसके टोटल 7 से 8 एग्जांपल्स हैं। सारे एग्जांपल्स को हम लोग को डिटेल में समझना है कि उस पर बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा आपको। तो चलिए देखिए, एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, आप कुछ एग्जांपल्स कमांड इसलिए करना है क्योंकि कोई भी एग्जांपल दे देगा और पूछ देगा ये किस टाइप का वाइब्रेशन इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, नेचुरल हो रहा है कि आपका डैम्ड हो रहा है कि आपका फोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है। समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, if the bob of a simple pendulum is displaced slightly from its mean position it starts vibrating with its natural frequency। आप देख सकते हैं सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है, अगर उसको मीन पोजीशन से जरा सा हम डिस्प्लेस करते हैं तो वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। ठीक है ना? ओके, तो कंडीशन है इसमें ना, समझ रहे हैं ना आप? तो आप देख सकते हैं F इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ G/L। ये जो रिलेशनशिप है ये इस पे भी आपका एक्सप्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, और ये एक्सप्रेशन आप 9th में भी पढ़े हो जब आपने सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ा था। चैप्टर नंबर 1 है 9th का फिजिक्स का, उसमें जो सी पार्ट है उसमें सिंपल पेंडुलम ही है, उसमें भी आपका ये रिलेशनशिप आया है। अब यहाँ पर देखिए L जो है ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, जिसको हम लोग इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं, और अच्छा से बोले तो G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और F क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब आपको दिख रहा होगा कि सर आपने तो ब्रैकेट में कुछ डेटा लिखा है, इसका मतलब क्या? जरा देखिए, ये बोलना चाहता है कि अगर हमारे सिंपल पेंडुलम का लेंथ 1 मीटर है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इन डेटा को आप यहाँ पर डालिएगा और सॉल्व कीजिएगा तो आपको फ्रीक्वेंसी निकल के आएगा 0.5 हर्ट्ज। यानी आपसे क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट पूछ देगा कि अगर किसी पेंडुलम का लेंथ 1 मीटर है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो बताइए कि आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी या सिंपल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना होगा? आंसर होगा 0.5 हर्ट्ज। इसमें डेटा को पुट किया गया, सॉल्व किया गया, तो आपको 0.5 हर्ट्ज आएगा। डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। उसके बाद याद रखिएगा, अलग अलग पेंडुलम जो है ना वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। हम लोग और भी एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि नेचुरल वाइब्रेशंस क्या होता है, नेचुरल वाइब्रेशंस का फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, आपका फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है ना। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम में पॉसिबल है। तो वैक्यूम में पॉसिबल क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया, और ये भी मैंने आपको बताया कि आपका एग्जाम्पल्स में सिंपल पेंडुलम में जो आपका रिलेशनशिप है उसमें आपको मैंने डिटेल में चीजें बता दिया। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग और भी कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं जो कि नेचुरल वाइब्रेशन पर बेस्ड ही है। जैसे देखिए एग्जांपल नंबर 2, a load suspended from a spring when stretched or compressed and then released starts vibrating with a natural frequency। इसका मतलब ये है कि एक लोड है जिसको हमने क्या किया, स्प्रिंग से लटका दिया है, ठीक ना। ओके, अब वो स्प्रिंग या तो हो सकता है स्ट्रेच हो, तना हो, या फिर कंप्रेस हो यानी कि दबा हो, ठीक ना, और फिर हमें उस स्प्रिंग को रिलीज करना है। तो क्या कीजिए, देखिएगा आपका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करना शुरू करेगा। कौन? वो लोड। ठीक है, फिर से समझिए, एक लोड को स्प्रिंग से हमने सस्पेंड कर दिया है और स्प्रिंग को या तो हमने स्ट्रेच किया है या फिर स्ट्रिंग को हमने कंप्रेस किया है, और जब उसको रिलीज करेंगे तो जो लोड है वो आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, उस केस में आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, F इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ K/M। देखिए आपका डायरेक्ट जो है वो रिलेशनशिप लिखने के लिए आ जाता है, आपको बोल देगा राइट एक्सप्रेशन, है ना, बिटवीन नेचुरल फ्रीक्वेंसी के एंड एम। तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस फॉर्मूले की बात कर रहा है। तो F इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ K/M होगा, जहां पर K क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, M क्या है, मास ऑफ द लोड है, और F क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। राइट, समझ में आ गया। तो जैसा कि मैंने आपको बोला है, हर एग्जाम्पल आपका एक क्वेश्चन को बनाता है, तो आपको समझ के ही एग्जाम्पल्स को याद करना है। फिर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फ्रीक्वेंसी विल बी डिफरेंट फॉर द सेम लोड ऑन डिफरेंट स्प्रिंग्स। इसका मतलब अलग अलग स्प्रिंग पर सेम लोड का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा। यानी स्प्रिंग हमने अलग रखा है, लोड सेम लिया, यानी सेम लोड लिया, स्प्रिंग अलग अलग किया, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, अलग अलग होगा।
एंड इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट लोड्स ऑन द सेम स्प्रिंग, और सेम स्प्रिंग है, इस बार लोड को अलग कर रहे हैं तो भी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी इसको ध्यान से समझिए, आपने यहाँ पर ये देखा अगर हमारा स्प्रिंग अलग अलग है और लोड सेम है, लोड सेम है स्प्रिंग डिफरेंट है तो भी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगा, और जब हमारा स्प्रिंग सेम हो लोड डिफरेंट हो तो भी हमारा फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक ना, यानी स्प्रिंग डिफरेंट हो, लोड सेम हो, लोड सेम हो, स्प्रिंग आपका डिफरेंट हो, है ना, दोनों केस में आपका फ्रीक्वेंसी जो है डिफरेंट होगा। फिर से समझ नहीं समझ में आया तो मैंने ये बोला कि आपका स्प्रिंग अलग अलग हो, लोड सोम है, लोड सेम है तो आपका फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा। ठीक ना, या फिर बोले आपका जो है स्प्रिंग सेम है और लोड डिफरेंट है तो भी आपका फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल पर आते हैं, तो ये एग्जांपल हमने लोड पर बेस देख लिया। अब देखिए, व्हेन अ ट्यूनिंग फॉर्क इज स्ट्रक अगेंस्ट अ हार्ड रबर पैड, it vibrates with its natural frequency, the sound is of a single frequency that is pure note। यानी कि अब यहाँ पर एक ट्यूनिंग फॉर्क एग्जांपल भी डाला गया। आप कीवर्ड को याद रखिए, इसके पहले हमने सिंपल पेंडुलम देखा, यहाँ पर हमने स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट देखा, यहाँ पर ट्यूनिंग फॉर्क है। तो जब एक ट्यूनिंग फॉर्क को हार्ड रबर पैड पर स्ट्राइक किया जाता है, उस पर बीट किया जाता है, तो उस टकराया जाता है, तो वो भी अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ही वाइब्रेट करता है। अच्छा, अगर साउंड सिंगल फ्रीक्वेंसी का है, उससे हम प्योर नोट भी बोल सकते हैं। तो ट्यूनिंग फॉर्क जो है अलग अलग फ्रीक्वेंसी का आता है, 256 है। देखिए सिंगल फ्रीक्वेंसी मतलब 1 हर्ज नहीं है, सिंगल फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जैसे कि 256 हर्ज हो गया, या 128 हर्ज हो गया, या 64 हर्ज हो गया, ऐसा कुछ, इसी को बोलते हैं सिंगल फ्रीक्वेंसी। ठीक ना, तो जो साउंड है ट्यूनिंग फॉर्क का वो सिंगल फ्रीक्वेंसी का होता है, जिसको हम लोग प्योर नोट बोलते हैं। उसके बाद अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करता है, मतलब जो साउंड प्रोड्यूस करेगा उसका फ्रीक्वेंसी अलग अलग हुआ, यानी डिफरेंट ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हैं ना। व्हेन एन एयर कॉलम इन अ फ्लूट और ऑर्गन पाइप इज मेड टू वाइब्रेट, इट वाइब्रेट्स विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल पर हम आते हैं, जो कि आपका फ्लूट और ऑर्गन पाइप पर बेस्ड है। और एयर कॉलम का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपका एक ग्लास है जिसमें आपने आधा पानी भरा है, तो साइंस बोलता है कि ग्लास में अगर आधा पानी है तो आधा क्या, एयर भरा हुआ है। तो वाटर के लेवल से जितना ऊपर तक आपका एयर है वो आपका एयर कॉलम कहलाएगा, किसमें, ग्लास में। ठीक है, तो उसी तरह वेसल में भी होगा। तो आपका एयर कॉलम फ्लूट में या फिर ऑर्गन पाइप में ये आपका वाइब्रेट करता है, तो ये भी आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ही वाइब्रेट करता है। तो यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पर F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। इसका मतलब L यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ एयर कॉलम। अगर एयर कॉलम का लेंथ ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। समझ रहे हैं ना, अगर एयर कॉलम का लेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। ओके, in a flute the notes of different frequencies are produced by changing the effective length of air column when different holes in it are closed। एक फ्लूट में कैसे आपका जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोड्यूस होता है उसको समझते हैं। देखिए फ्लूट में डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज नोट्स के प्रोड्यूस किए जाते हैं, कैसे, एयर कॉलम की इफेक्टिव लेंथ को चेंज करके। और वो इफेक्टिव लेंथ को चेंज कैसे करते हैं, जो अलग अलग होल्स है उसको बंद करके। तभी आपने देखा होगा जब कोई फ्लूट बजाता है तो अपने फिंगर्स को मूव कराता है अलग अलग होल्स पर, तो वो अलग अलग होल्स में एक्चुअली है क्या, एयर कॉलम है। उसी एयर कॉलम को हम कम ज्यादा करते हैं। समझ रहे हो ना। तो आप देखिए मैंने क्या बताया, अगर आपका एयर कॉलम कम होगा तो इफेक्टिव लेंथ क्या, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर एयर कॉलम आपका ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। समझ रहे हैं ना, तो वही चीज यहाँ पर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑर्गन पाइप पर बेस्ड। अगर ऑर्गन पाइप आपका दोनों एंड से ओपन है तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी रेशियो होगा 1:2:3 होगा, याद रखिएगा। और अगर ऑर्गन पाइप एक एंड से क्लोज्ड है और एक एंड से ओपन है तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी रेशियो होगा 1:3:5 होगा। ये रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ देगा, एक नंबर का डायरेक्ट आपसे पूछ देगा, तो आपको याद रखना है। दोनों ऑर्गन पाइप ही है, लेकिन फर्स्ट वाले केस में ओपन है दोनों एंड से, तो रेशियो है फ्रीक्वेंसी का 1:2:3, नेचुरल नंबर 1 2 3, सिंपली याद रखना है। और ऑर्गन पाइप एक एंड से आपका क्लोज्ड है तो उसका फ्रीक्वेंसी रेंज है, रेशियो है 1:3:5। समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने ये बताया, एग्जांपल नंबर 2, कि एक लोड को स्प्रिंग से लटकाया गया है और लटकाने के बाद उस स्प्रिंग को या तो स्ट्रेच किया गया है या कंप्रेस करने के बाद उसको रिलीज किया गया है। तो जो लोड है अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करना शुरू करेगा। और इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप देखिए 1/2 पाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k/m है।
जहां पे m आपका मास ऑफ द लोड है, k आपका फोर्स कांस्टेंट है, f आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला वो ये बोला कि अलग अलग स्प्रिंग पर अगर हम लोड को सेम रखते हैं तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा। दूसरे केस में बोला कि अगर हमारा स्प्रिंग सेम है बट इस बार डिफरेंट डिफरेंट लोड है तो भी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगा। इट मींस स्प्रिंग जब डिफरेंट था, लोड सेम रखा गया था तो भी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट था। जब हमने स्प्रिंग को सेम रखा, लोड को डिफरेंट किया तो भी फ्रीक्वेंसी आपका डिफरेंट हो गया। अब समझ में आ गया, ये पॉइंट आप याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट बताया कि जब ट्यूनिंग फॉर्क को एक हार्ड रबर पैड पर स्ट्राइक करते हैं तो वो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करता है, ठीक है ना। और उस ट्यूनिंग फॉर्क का जो साउंड है वो सिंगल फ्रीक्वेंसी का होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर नोट बोलते हैं। फिर मैंने बताया कि डिफरेंट ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को प्रोड्यूस करता है, यानी कि अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 जो कि फ्लूइड और ऑर्गन पाइप पर बेस्ड है, इसको आप अच्छे समझ लीजिए कि जब एयर कॉलम फ्लूइड या ऑर्गन पाइप का वाइब्रेट करता है तो वो भी आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ही वाइब्रेट करता है, ठीक ना। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L का मतलब हो गया ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये इफेक्टिव लेंथ यहाँ पर नहीं है, ये लेंथ ऑफ एयर कॉलम है, ये ध्यान रखिएगा, आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड में जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, एयर कॉलम के लेंथ को चेंज करके। और लेंथ को चेंज कैसे करेंगे, जब डिफरेंट होल्स को हम बंद करेंगे, ठीक ना। ऑर्गन पाइप वाले केस में अगर ऑर्गन पाइप दोनों एंड से ओपन है तो फ्रीक्वेंसी रेशियो 1:2:3 होगा, और ऑर्गन पाइप अगर एक एंड से आपका क्लोज्ड है तो फ्रीक्वेंसी रेशियो 1:3:5 होगा, ठीक ना। देखिए अगर आपको ये एयर कॉलम समझ नहीं आ रहा तो देखिए मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये एक होल है, राइट, और इसमें आपका मान लीजिए इतना एयर भरा हुआ है, इतना एयर भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक ये भी क्या कहलाएगा, एयर कॉलम कहलाएगा। और अगर एक होल में आपका इतना भरा हुआ एयर तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक एयर कॉलम ही कहलाएगा। समझ में आया। अब जैसे मान लीजिए कि एक वेसल है, तो वेसल में मैंने इतना वाटर भर दिया है, तो ये जो आपका देख रहे हो ना ये वाला पार्ट, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो है ये आपका एयर कॉलम कहलाएगा। समझ रहे ना, तो एयर कॉलम यही है। तो अब आपने क्या सीखा, अगर एयर कॉलम कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, और अगर एयर कॉलम आपका ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। आपने देखा होगा एक खाली बकेट में जब पानी भरते हैं तो आप क्या देखते हो, आप ये देखते हो कि आवाज बहुत ज्यादा हार्श आता है। क्यों आता है, क्योंकि एयर कॉलम ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। और जैसे जैसे बकेट भरते जाता है एयर कॉलम कम होते जाता है तो फ्रीक्वेंसी अच्छा हो जाता है, हाई पिच हो जाता है, साउंड अच्छा सुनाई देता है। समझ रहे हैं ना, तो वही चीज यहाँ पर है, ठीक है। चलिए आई होप कि अब समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। 2-3 एग्जांपल और है जो कि नेचुरल वाइब्रेशन पर बेस्ड है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोगों ने पेंडुलम का एग्जांपल देख लिया, ट्यूनिंग फॉर्क का एग्जांपल देख लिया, स्प्रिंग का एग्जांपल देख लिया, ठीक ना। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 5, when a string of sitar, sonometer, violin, etc. is plugged once, the vibrations of definite natural frequency are produced in the string. नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है आपका सितार, सोनोमीटर, वायलिन यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर बेस्ड है। जब इसके स्ट्रिंग को एक बार प्लग करते हैं, ठीक ना, तो आप क्या देखते हो कि उसका जो वाइब्रेशंस होता है स्ट्रिंग में, वो वाइब्रेशन भी आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ही होता है, ठीक ना। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एफ है नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर 1/2L है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्क्वायर रूट ऑफ T बाई पाई आर स्क्वायर डी है, जहाँ पर ये L क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, T है टेंशन इन स्ट्रिंग, R है आपका रेडियस, और D है डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग किस मटेरियल का बना हुआ है उसका डेंसिटी क्या है, राइट। तो ये आपका एक रिलेशनशिप हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फ्रीक्वेंसी इन स्ट्रेट स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन लेंथ, रेडियस एंड टेंशन। यानी कि आपका स्ट्रेट स्ट्रिंग में जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है, ये फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, स्ट्रिंग का रेडियस क्या है, थिकनेस क्या है, और स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है वो टेंशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ नोट कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, डिक्रीजिंग रेडियस और थिकनेस ऑफ स्ट्रिंग, इंक्रीजिंग टेंशन इन द स्ट्रिंग। यानी कि जो धुन प्रोड्यूस हो रहा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, उसके फ्रीक्वेंसी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो 3 तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। पहला तरीका देखिए, स्ट्रिंग के लेंथ को डिक्रीज करके, यानी स्ट्रिंग के लेंथ को कम कर सकते हैं, उससे आपका जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। उसके बाद जो थिकनेस है या जो रेडियस है उसको कम करके, और फोर्थ नंबर पॉइंट है कि आपका जो स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, जो टेंशन है उसको भी हम लोग बढ़ा के क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपके मन में क्वेश्चन आएगा
कि सर एग्जाम्पल्स कैसे लिखेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है ही। नेचुरल वाइब्रेशंस का आपको डेफिनेशन जब आएगा तो आप डेफिनेशन लिख दीजिएगा और एक दो एग्जाम्पल डाल दीजिएगा, ठीक ना। अब एग्जाम्पल्स कैसे डालिएगा, जब एग्जाम्पल आप लिखिएगा तो आपको पूरा ये नहीं डिटो लिख देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं तक लिखना है ये बातें। बहुत ज्यादा माने तो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हर एग्जाम्पल में 3-4 क्वेश्चन बन रहा है। जैसे देखिए इस एग्जाम्पल की बात करें तो ये एग्जाम्पल यहीं तक खत्म हो गया, ठीक है ना। ये आपका जो एक्सप्रेशन ये खुद में क्वेश्चन बनेगा, आपको डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखने के लिए तो आप ये लिख सकते हो। फिर ये जो आपका है ये एक अलग क्वेश्चन बनेगा कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो लेंथ, रेडियस और टेंशन। और एक अलग से क्वेश्चन ये बनेगा कि जो नोट होते हैं आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जो धुन प्रोड्यूस होता है उसके फ्रीक्वेंसी को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये आपके 3 पॉइंट है, स्ट्रिंग के लेंथ को डिक्रीज करके, स्ट्रिंग के थिकनेस या रेडियस को डिक्रीज करके, और तीसरा जो है जो टेंशन हो स्ट्रिंग में उसको इंक्रीज करके हम कर सकते हैं। समझ रहे ना, ठीक ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। When we strike the keys of a piano, various strings are set in vibration, each at its own natural frequency because they are of different thicknesses and other different tensions. इसका मतलब जब पियानो में जो की होते हैं, पियानो के जो की होते हैं, जब उसको हम प्रेस करते हैं, उसको स्ट्राइक करते हैं, तो आपका अलग अलग उसके अंदर स्ट्रिंग्स होते हैं, वो सब आपका जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ही वाइब्रेट करता है, ठीक ना, क्योंकि सबका थिकनेसेस आपका अलग अलग होता है और सब में टेंशन भी आपका अलग अलग होता है। तो ये भी आपका एग्जांपल नेचुरल वाइब्रेशन का ही होगा, ठीक ना। चलिए एग्जांपल नंबर 7 पर आते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अभी आपका फर्स्ट पार्ट है, इसके 2 पार्ट और है, सबको हम लोग समझेंगे। तो इसमें क्या है जरा इसको समझ लीजिए। A string of given length stretched between its end under a given tension can be made to vibrate in different modes by plucking string at different point। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रिंग को क्या किया गया है, दो एंड पे अच्छे से स्ट्रेच करके रखा गया है, काफी ज्यादा ये टाइट है, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रिंग है जिसका कुछ लेंथ है, ठीक है, और इसको दो एंड पे स्ट्रेच करके रखा गया है, इसमें कुछ ना कुछ टेंशन भी है, और ये आपका अलग अलग पॉइंट पर जब आप उसको प्लग करते हो तो इसमें अलग अलग लूप बनता है। तो हम लोग इसके 3 केसेस देखेंगे। तो फर्स्ट केस देखिए जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है इस लूप पर बेस्ड क्वेश्चन। जब आप इस स्ट्रिंग को बीच से प्लग करोगे, बिल्कुल मिडिल से प्लग करोगे, तो स्ट्रिंग में केवल एक लूप बनेगा। ये देखिए आपका केवल एक लूप बन रहा है, ठीक ना। और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको एफ से डिनोट करेंगे। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि इसको मिडिल से जब प्लग करेंगे तो कितने लूप बनेंगे, ठीक ना, और इसके फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, तो प्रिंसिपल नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलने वाले हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। नेचुरल वाइब्रेशंस में हमने डेफिनेशंस तो देखा ही है, इसके अलावा आपका मैंने ये भी बताया कि नेचुरल वाइब्रेशन में आपका फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड दोनों कांस्टेंट होता है, लेकिन वो केवल वैक्यूम होता है, क्यों होता है वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड है नेचुरल वाइब्रेशन को किस पे डिपेंड करता है, वो बॉडी के शेप और साइज पे डिपेंड करता है। फिर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने पहले एग्जाम्पल में देखा कि आपका जो है पेंडुलम का एग्जाम्पल था, फिर स्प्रिंग का एग्जाम्पल था, फिर आपने देखा ट्यूनिंग फॉर्क का एग्जाम्पल, फिर आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें फ्लूट का बात किया, ऑर्गन पाइप का बात किया, उसमें अलग अलग क्वेश्चन आपके थे। फिर हम लोगों ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में और एग्जाम्पल सितार, वायलिन वगैरह का देखा, उसमें भी आपके ढेर सारे क्वेश्चन हैं। और फिर हम लोगों ने पियानो का एग्जाम्पल देखा, और अब हम लोगों ने स्ट्रिंग का एग्जाम्पल देखा। तो यहाँ पर अभी आपका एक पॉइंट कंप्लीट हुआ है, इसके 2 पॉइंट और है। उसके बाद हम लोग एक ग्राफ देखेंगे जो कि नेचुरल वाइब्रेशन का ग्राफ, उसको समझना जरूरी है क्योंकि उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 7 को हम लोग फिर से देख लेते हैं। देखिए मैंने इसमें ये बताया आपको कि स्ट्रिंग है जिसका कुछ ना कुछ लेंथ है, और इसको दो एंड्स के बीच में अच्छे से स्ट्रेच करके रखा हुआ है, ठीक ना। इसका कुछ ना कुछ टेंशन है, और इसको अलग अलग पॉइंट पे क्या करना है, स्ट्रिंग को हम लोग प्लग करने वाले हैं। तो इसमें अलग अलग जो है वाइब्रेशन के मोड देखने को मिलने वाला है। देखिए जब हमने स्ट्रिंग को मिडिल से प्लग किया तो स्ट्रिंग जो वाइब्रेट करता है केवल एक लूप में बनता है। देख सकते हैं आपको केवल एक लूप दिख रहा होगा ऊपर नीचे मिला करके, ठीक है ना। और इसके वाइब्रेशन को प्रिंसिपल नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसको एफ से डिनोट करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब जब हमने स्ट्रिंग को क्या किया, जितना भी लेंथ है उसका 1/4 से प्लग किया। अब इसका मतलब क्या, जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग का लेंथ है 4 मीटर, और 1/4 मतलब क्या हो गया, 1/4 ऑफ 4 मतलब 4 से 4 क्या 1 मीटर। जब हमने स्ट्रिंग को 1 मीटर से प्लग किया तो इसमें केवल 2 लूप बनेगा। तो स्ट्रिंग देखिए 2 लूप में वाइब्रेट हो रहा है, और इसके फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे फर्स्ट सब्सिडरी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, जिसको 2f से डिनोट करेंगे। समझ में आया। थर्ड देखिए यहाँ पर जब हमने स्ट्रिंग को
1/6 पार्ट से प्लग किया, यानी मान लीजिए कि स्ट्रिंग का टोटल लेंथ है 6 मीटर, ठीक ना, तो 1/6 ऑफ 6 का मतलब कितना होगा 1 मीटर, तो 1 मीटर से हम इसको प्लग किए तो फिर कितना आपको इसमें टोटल कितने लूप बनेंगे, 3 लूप्स बनने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसके वाइब्रेशन को बोलेंगे सेकंड सब्सिडियरी ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको 3f से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा ये लूप वाला क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, इसमें फ्रीक्वेंसी रेशियो होता है 1:2:3। देख रहे हैं यहाँ पर f था, यहाँ पे 2f था और यहाँ पर आपका 3f है। और जो वेवलेंथ का रेशियो होगा वो जस्ट उल्टा हो जाएगा, 3:2:1 हो जाएगा। समझ रहे ठीक से, ठीक ना। चलिए अब हम बात करते हैं जो नेचुरल वाइब्रेशंस होता है उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखिए आप देख सकते हैं कि कहीं भी कोई खास चेंजेस नहीं है। आप देख सकते हैं सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करता है ये, ठीक ना। ओके तो यहाँ देखिए लिखा हुआ वंस अ बॉडी स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग इट कंटिन्यूज इट्स वाइब्रेशन विद सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी फॉरएवर। यानी एक बार आपने बॉडी में वाइब्रेशन शुरू कर दिया तो ये आपका हमेशा के लिए सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। तो इसीलिए ये केवल और केवल वैक्यूम में पॉसिबल है, ये मैंने आपको बताया था पहले भी, ठीक ना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको ग्राफ समझ में आ गया। अब इस पर बेस देखिए क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछाएगा जाएगा, क्योंकि नेचुरल वाइब्रेशन मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, इसको आप अच्छे से जरूर समझिए। सबसे पहले नेचुरल वाइब्रेशंस का डेफिनेशन आप अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो नेचुरल वाइब्रेशंस का फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है, वो किस पे डिपेंड करता है, ये जो मैंने आपको बता दिया है, बॉडी के शेप और साइज पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद आपने देखा कि जो नेचुरल वाइब्रेशंस है इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है और ये केवल वैक्यूम में पॉसिबल है। तो वैक्यूम में क्यों पॉसिबल है उसका भी रीजन मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। फिर हम लोगों ने वेरियस एग्जांपल्स देखा, तो सारे एग्जांपल्स के कीवर्ड को दिमाग में लाना है। जैसे कि पहला एग्जांपल मैंने पेंडुलम का देखा था, उसमें अलग अलग क्वेश्चंस थे आपके, जिसमें फ्रीक्वेंसी वाला जो रिलेशनशिप था f इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ g/l, ये रिलेशनशिप याद रखना है, ठीक ना। फिर हम लोगों ने एग्जांपल्स देखा आपका स्प्रिंग का, जिसमें एक लोड को सस्पेंड किया गया था, वहाँ f इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ k/m था, वो भी रिलेशनशिप याद रखिएगा। फिर हम लोगों ने ट्यूनिंग फॉर्क का एग्जाम्पल देखा। फिर हम लोगों ने आपका जो है फ्लूट और ऑर्गन पाइप का देखा था। फ्लूट का क्वेश्चन अलग बनेगा, ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन अलग बनेगा कि ऑर्गन पाइप जो दोनों एंड से ओपन है तो उस केस में आपका रेशियो क्या था 1:2:3 था। उसके बाद आपका ऑर्गन पाइप एक एंड से ओपन एक एंड से क्लोज्ड है, उस केस में जो फ्रीक्वेंसी रेशियो था वो आपको क्या था 1:3:5 था, वो आपको क्वेश्चन बन सकता है, ठीक ना। उसके बाद हम लोगों ने पॉइंट नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 देखा, जो कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि आपका वायलिन, सितार, सोनोमीटर वगैरह था, उस केस में आपने भी देखा, ठीक ना। उसके बाद अपना एयर कॉलम पर बेस्ड देखा आपने, ठीक ना। उसके बाद आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 7 देखा जो कि स्ट्रिंग पर बेस्ड है, ठीक ना। ओके तो और पियानो वाला एग्जाम्पल देखा। तो सभी एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से याद तो रखना ही है। हर एग्जाम्पल्स के अंदर जो फ्रीक्वेंसी वाले रिलेशनशिप है उसको ध्यान रखना है। आपके लास्ट एग्जाम्पल लूप वाला है, लूप वाला आपको जो है कंसेप्चुअल बनेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर नेचुरल वाइब्रेशन आपको डायरेक्ट ग्राफ दे दे और बोले कि किस टाइप का वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप ग्राफ देखिए, यहाँ पर सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी होगा। समझ में आ गया। तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे नेचुरल वाइब्रेशंस का वो सारा मैंने आपको दे दिया है। आप इसका नोट्स बनाइए, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना। अब हम लोग बाद में देखने वाले हैं जिसका नाम है आपका डैम्प्ड वाइब्रेशन, ठीक है। तो यहाँ तक आप अच्छे से नोट कर लीजिए।